जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो सभी कवर करने वाले हैं। जितने भी बीज रहित फल का विकास होता है वो अनिषेक फलन के द्वारा होता है। ये पुष्प सुगंधित या रंगीन नहीं होते क्योंकि इन्हें परागण के लिए किसी और कीट को आकर्षित करने की जरूरत नहीं है। इसमें लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, इसमें गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। हेलो बच्चों, स्वागत है फिजिक्स वाला पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके जीव विज्ञान के एग्जाम में आने वाले सभी महत्वपूर्ण अंतर के बारे में। तो यानी इस सेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो सभी कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अंतर के साथ, जिसमें बात हो रही है बेटा, किस बारे में बात हो रही है? असंग जनन और अनिषेक फलन के बारे में हो रही है। असंग जनन क्या होता है बेटा? असंग जनन होता है अपोमिक्सिस, बोले तो बिना निषेचन के बीज का निर्माण जब हो रहा है उसे बोला जाता है असंग जनन। तो देखो बेटा, आवृत्ति बीजी पादपों में जब अर्धसूत्री विभाजन या फिर निषेचन नहीं होता, तब जो नर व मादा युग्मक होते हैं उनके संलयन के बिना ही भ्रूण बन जाता है, बीज बन जाता है, उसे बोला जाता है असंग जनन। ठीक है, अब आता है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है? पादप में परागण व निषेचन के बिना फल का बनना अनिषेक फलन कहलाता है। उदाहरण के लिए हमारे पास जितने भी बीज रहित फल का विकास होता है वो अनिषेक फलन के द्वारा होता है। ठीक है, अगले की तरफ चलते हैं बेटा, अगले अंतर की तरफ चलते हैं। अगला अंतर हमारे पास पूछा गया है लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन में क्या पूछा गया है बेटा? पूछा गया है कि लघु बीजाणु जनन कहाँ होता है? पुंकेसर में होता है। गुरु बीजाणु जनन बीजांड के अंदर होता है। लघु बीजाणु जनन में 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं, लेकिन गुरु बीजाणु जनन में सिर्फ एक गुरु बीजाणु अपने को मिलता है। ठीक है, आगे देखो अगली कहानी। फिर पूछा गया है बेटा स्वपरागण और परपरागण के बीच में अंतर। स्वपरागण अपने को पता है कहां पे होता है बेटा? एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के पादप या फिर उसी दूसरे पुष्प के उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, तब स्वपरागण होता है। और परपरागण कब होता है? जब एक पादप से परागकण दूसरे पादप के पुष्प पे गिरते हैं, दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, परपरागण कहलाता है। स्वपरागण में क्या होता है बेटा? पुष्प द्विलिंगी होते हैं, परपरागण में पुष्प जो होते हैं एक लिंगी होते हैं। स्वपरागण में बेटा कैसे होते हैं? ये पुष्प सुगंधित या रंगीन नहीं होते क्योंकि इन्हें परागण के लिए किसी और कीट को आकर्षित करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ परपरागण में पुष्प जो होते हैं सुगंधित व रंगीन होते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि इन्हें परागण करवाने के लिए, परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए कीट की आवश्यकता होती है, उनको आकर्षित करने के लिए। ठीक है, आगे देखो बेटा, अगला अंतर है भ्रूण कोश एवं भ्रूण पोष के बीच में अंतर पूछा है। भ्रूण कोश क्या होता है? भ्रूण कोश क्या होता है बेटा? ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनता है और ये अगुणित होता है। इसमें क्या होता है बेटा? यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है। वहीं भ्रूण पोष क्या होता है बेटा? भ्रूण पोष बनता है प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका से। ये त्रिगुणित होता है, 3n होता है और ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। ठीक है, भ्रूण कोश में भोजन नहीं बनता लेकिन भ्रूण पोष में भोजन संचित होता है। ठीक है, तो ये अंतर था हमारा भ्रूण कोश का और भ्रूण पोष का। अगला अंतर हमें पूछा जाता है किस बारे में बेटा? अगला अंतर पूछा जाता है प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल के बारे में। प्रांकुर चोल क्या होता है बेटा? छोटी पत्तियों से बना रहता है। मूलांकुर चोल जो होता है मूलांकुर का आवरण होता है। यह प्रांकुर की सुरक्षा करता है और ये मूलांकुर की सुरक्षा करता है। तो पुरांकुर चोल और मूलांकुर चोल के बीच में अंतर ये रहा। अगला अंतर हमारे पास कौन आता है बेटा? अगला अंतर हमारा आता है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच में। लघु बीजाणुधानी मतलब क्या होता है बेटा? परागकोश के चारों तरफ, ठीक है, परागकोश में जो चार अपने पास 2 पाली होती हैं और उनमें जो कोष्ठियां होती हैं उनमें मौजूद होता है लघु बीजाणुधानी। वहीं गुरु बीजाणुधानी कहाँ होता है? अंडाशय में। अंडाशय में 2, 3 या अनेक बीजाण या गुरु बीजाणुधानी पाए जाते हैं।
जिसमें गुरु बीजाणुओं का या फिर भ्रूण कोश का निर्माण होगा। वहीं लघु बीजाणु धानी के अंदर हमारा लघु बीजांड का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, इसमें गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। इसमें हमारे पास पराग मात्र कोशिका 4 परागकण बनाती है। इसके अंदर एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका एक ही गुरु बीजांड का निर्माण करती है। ठीक है, अगला अंतर देखो बेटा, अगला अंतर क्या होने वाला है? अध्यावरण व बीज चोल के बीच में विभेद करिए, यानी डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए। तो देखो बेटा, अध्यावरण क्या है? बीजांड की बाहरी परत कहलाती है अध्यावरण। ठीक है, बीज चोल क्या है? निषेचन के बाद अध्यावरण के बीज के कवच या बीज चोल में अध्यावरण का बीज या कवच जो है किसमें बदल जाता है? बीज चोल में बदल जाता है। अध्यावरण बीजांड का और भ्रूण कोश की सुरक्षा करता है, उसके चारों तरफ मौजूद होता है। वहीं बीज चोल क्या करता है? सिर्फ भ्रूण की सुरक्षा करता है। अध्यावरण पतली, चिकनी व जीवित कोशिकाओं से बना होता है, जबकि बीज चोल जो होता है मोटी, कठोर व मृत कोशिकाओं से बना होता है। ये रहा हमारा अध्यावरण एवं बीज चोल के बीच में विभेद। अगला देखो बेटा, अगला पूछा है बीज पत्रधार और बीज पत्रोपरिक। तो अपने पास बीज पत्रोधार और बीज पत्रोपरिक में अंतर क्या है? कि अपने पास बीज पत्रोधार क्या होता है बेटा? कि मूलांकर व बीज पत्रों के भ्रूणीय अक्ष पर लगने के स्थान के मध्य स्थित मौजूद होता है ये। और बीज पत्रोपरिक क्या होता है बेटा? ये प्रांकुर व भ्रूणीय अक्ष पर बीज पत्रों के लगने के स्थान के बीच स्थित होता है। ठीक है, अपने पास बीज पत्रधार क्या होता है? ये कहां से ये क्या होता है बेटा? ये ऊपरी भूमिका करता है। ऊपरी भूमिका बीजांकुरण के दौरान बीज के भूमि के ऊपर धकेलता है। और बीज पत्रोपरिक क्या करता है बेटा? ये अधोभूमिक बीजांकुरण के दौरान प्रांकुर को भूमि के ऊपर धकेलता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो एक अधोभूमिक होगा और एक होगा ऊपरी भूमिक। अगला अंतर देखो बेटा, परिभ्रूण पोष और फल भित्ति के बीच में है। परिभ्रूण पोष क्या होता है बेटा? कुछ बीजों में बेटा अवशिष्ट क्या रह जाता है बेटा? अवशिष्ट या बचा हुआ बीजांड का परिभ्रूण पोष होता है। वहीं दूसरी तरफ फल भित्ति क्या होता है? निषेचन के बाद अंडाशय की भित्ति फल के कवच या फल भित्ति का निर्माण करती है। परिभ्रूण पोष क्या होता है बेटा? एक फल एवं बीज को अतिरिक्त पोषकता प्रदान करता है और फल भित्ति फल की सुरक्षा करता है। परिभ्रूण पोष क्या करता है? ये शुष्क भाग है, ये शुष्क या मांसल भाग हो सकता है। अगला अंतर देखो बेटा, अगला अंतर हमारे पास क्या है? फली और किसमें? लेग्यूम और लेमेंटम के बीच में अंतर बताना है। तो लेग्यूम, फली क्या होता है बेटा? फलभित्ति के स्फुटन के द्वारा बीजों का परिकीकरण होता है, उदाहरण के लिए मटर। और जो लेमेंटम है वो क्या है बेटा? फल भित्ति कभी नहीं फटती एवं फल भित्ति के अपघटित होने के बाद ही बीज मुक्त होता है, उदाहरण के लिए मूंगफली। जो फली है, जो लेग्यूम है, ये स्फुटक फल है और ये एक प्रकार का विदूर फल है। अगला अंतर देखो बेटा, अगला अंतर है शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। इसमें शुक्राणु जनक कोशिका 4 शुक्राणु बनाती है। अंडाणु जनन, अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय के अंदर। इसमें एक अंडाणु जनन कोशिका एक अंड का निर्माण करती है। आगे है बेटा, आगे क्या है? समयुगमजी, विषमयुगमजी। समयुगमजी में दोनों अलील समान होने वाले हैं। विषम युगमजी में दोनों अलील जो होते हैं बेटा अलग अलग होने वाले हैं। समयुगमजी में एक ही प्रकार का अलील, एक ही प्रकार के अलील जाते हैं युग्मक के अंदर, लेकिन विषम युगमजी में 2 अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। अब देखो बेटा, समयुगमजी में स्वपरागण अंत प्रजनन होने पर संतानति पैतृकता समलक्षणी एवं समजीनी होती है। लेकिन विषम युगमजी के अंदर बेटा ये संतति में प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों विपर्यासी लक्षण व्यक्त होते हैं। ठीक है, आगे देखो बेटा, प्रभाविता अप्रभाविता। प्रभाविता ये होता है बेटा जब विषम युगमजी अवस्था आती है तो जो अलील अपना प्रभाव प्रकट करेगा उसे बोलते हैं प्रभावी अलील या प्रभाविता। अपने पास अप्रभाविकता क्या होता है? जो अप्रभावी लक्षण होता है, जो प्रकट नहीं होता, उसे बोलते हैं अप्रभाविता। अपने पास उदाहरण के लिए मटर में लंबापन, पुष्प का लाल रंग, मटर में बौनापन, पुष्प का श्वेत रंग। ठीक है,
अगला अंतर देखो बेटा, अगला अंतर हमारे पास क्या है, लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप में अंतर स्पष्ट कीजिए। लक्षण प्रारूप जो आप देख के बता सकते हो, जीन प्रारूप जो जीनी संरचना होती है। लक्षण प्रारूप आप देख के बताने वाला, जैसे आकार हो गया, आकृति, रंग एवं स्वभाव हो गया। जीन प्रारूप क्या हो गया बेटा, जीवों के जीनी संगठन को व्यक्त करता है। लक्षण प्रारूप दिखाई देते हैं, जीन प्रारूप दिखाई नहीं देते। आगे देखो बेटा, फिर है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड किससे बनके बना होता है, न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें होती हैं सिर्फ। कौन कौन सी दो चीजें, एक शर्करा होती है, एक नाइट्रोजन क्षार होता है। न्यूक्लियोटाइड में शर्करा और नाइट्रोजन क्षार के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। तीन चीजें होती हैं न्यूक्लियोटाइड में, दो चीजें होती हैं न्यूक्लियोसाइड में। ठीक है, आगे देखो अपने पास ये देखो, न्यूक्लियोसाइड जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है, न्यूक्लियोटाइड अम्लीय प्रकृति का होता है। आगे अंतर देखो बेटा, प्यूरीन पिरामिडीन। प्यूरीन के दो हिस्से होते हैं, नाइट्रोजन क्षार है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एडेनाइन ग्वानाइन, एडेनाइन तथा ग्वानाइन। पिरिमिडीन कैसे होते हैं, तीन होते हैं, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन। थाइमीन, यूरासिल और साइटोसिन होते हैं। ठीक है, ओके। तो अपने पास बेटा, और इसमें प्यूरीन में बेटा 7 व 9 स्थानों पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन मौजूद होता है। पिरिमिडीन में बेटा 1 व 3 स्थान पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें 7 या 9 की जगह, उसमें 1 या 3 की जगह। आगे देखो बेटा, अगला क्या है, अगला अपन से पूछा है पुनरावृत्त डीएनए, अनुषंगी डीएनए। पुनरावृत्त डीएनए क्या होता है, अपने पास डीएनए के वे खंड जो जीनोम में रिपीटेटिव डीएनए का वो खंड जो जीनोम के अंदर बार बार दोहराया जाता है। अनुषंगी डीएनए जीनोम के गुणसूत्र बिंदु के क्षेत्र पर पाए जाने वाले छोटे पुनरावृत्त डीएनए के अनुक्रम होते हैं। ठीक है, ये हल्के बैंड के रूप में दिखते हैं, ये गहरे बैंड के रूप में दिखते हैं। आगे देखो बेटा, समजात अंग, समरूप अंग। समजात अंग जो दिखते एक जैसे हैं, समजात अंग कैसे होते हैं बेटा, जो दिखते एक जैसे हैं, काम अलग अलग करते हैं। समरूप अंग कैसे होते हैं, दिखते अलग अलग हैं, काम एक जैसा करते हैं। तो समजात अंग बाहरी रूप से किस तरीके से दिखते हैं बेटा, हमारे पास बाहरी रूप से समजात अंग के बारे में बात करें तो ये किससे होंगे बेटा, बाहरी रूप से हमारे पास कैसे होंगे, कैसे दिखेंगे, कैसे इनकी संरचना कैसे होगी, समान होगी, कार्यशीलता अलग अलग होगी। लेकिन जो समरूप अंग होते हैं, इनकी कार्यशीलता समान होगी लेकिन संरचना अलग अलग होगी। इनकी कैसे होगी बेटा, संरचना अलग अलग होने वाली है। कैसे होने वाली है बेटा, इनकी जो संरचना है, संरचना अलग अलग होगी, इनकी संरचना भिन्न होगी। इनका जो काम है, समान कार्य है, ये कार्य असमान कार्य प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे देखो बेटा, संयोजक कड़ी, अदृश्य कड़ी। संयोजक कड़ी क्या होती है बेटा, उसको समझो। संयोजक कड़ी होती है कि जो जीवित जीव दो भिन्न समूहों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें संयोजक कड़ी करते हैं। यानी इस समूह के भी लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, इस समूह के भी लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक संयोजी कड़ी के रूप में मौजूद है। इसके सिवा अदृश्य कड़ी, लुप्त कड़ी क्या होती है बेटा, ये जीवाश्म जीव जो दो भिन्न समूहों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, अदृश्य कड़ी कहलाते हैं। ये कैसे हैं, जीवाश्मीय हैं, और ये कैसे हैं, जीवित हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, जीवित हैं और ये जीवाश्मीय हैं। ओके, तो उदाहरण के लिए पेरिपेटस, इधर क्या हो गया, साइनोग्रेथस हो गया। आगे देखो बेटा, लेमार्कवाद, डार्विनवाद। लेमार्क जी का कहना था कि जो जिराफ की जो गर्दन है, छोटी गर्दन का जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे, इस कारण उनकी गर्दन जो है, जिराफ की गर्दन बढ़ती गई। तो यानी जिस अंग का जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे, उतना ज्यादा वो अंग विकसित होता जाएगा। डार्विन जी का कहना था कि हमारे पास, डार्विन जी का क्या कहना था कि लंबी गर्दन जो है जिराफ की इसलिए हो रही है, जो लंबी गर्दन वाली जिराफ का प्राकृतिक चयन हो रहा है, इसलिए अगली पीढ़ी में भी लंबी गर्दन का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, ओके। आगे देखो बेटा,
लेमार्कवाद डार्विनवाद में लेमार्क जी ने क्या कहा कि हमारे पास जो बढ़ती हुई गर्दन है, जिस अंग का जितना ज्यादा इस्तेमाल वो उतनी ज्यादा विकसित, ठीक है। और डार्विन जी का कहना था कि हमारे पास कि जीवों के बीच में अगर हम लोग बात करें जिराफ की, तो अगर जिराफ के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी तो अपने पास क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतियोगिता होगी, संघर्ष होगा, तो फल स्वरूप जो प्राकृतिक जिराफ ऐसे हैं, प्राकृतिक चयन के अनुसार जिन जिराफ की गर्दन लंबी है उनका चयन किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखा गया है बेटा जन्मजात प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा यानी जन्म के समय में पाई जाती है। उपार्जित प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद पूरे जीवन काल में जब हम रोगाणु के संपर्क में आते हैं तब जो हमारी प्रतिरक्षा बनती है उसे कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। ये जन्मजात प्रतिरक्षा अवशिष्ट होती है, लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट होती है। आगे देखो बेटा, आगे है, अब देखो जन्मजात प्रतिरक्षा में क्या होता है बेटा, जन्मजात प्रतिरक्षा के उदाहरण कौन हो सकते हैं, आपकी त्वचा हो सकती है, आंखों के आंसू हो सकते हैं, आपके अम्लीय पदार्थ होते हैं आपके शरीर के, ये सारे जो होते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा का हिस्सा होते हैं। वही जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा में अपने पास प्राथमिक प्रतिक्रिया और द्वितीय प्रतिक्रिया आती है। अगला देखो बेटा सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा जब प्रतिजैवी आपके शरीर में खुद बनती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा जब प्रतिजैवी को बाहर से लिया जाता है। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, धीरे बनती है पर लंबे समय तक टिकती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा जल्दी बन जाती है, जल्दी मिल जाती है और बहुत थोड़े टाइम तक टिकती है, ठीक है। आगे देखो बेटा, आगे देखो, आगे क्या आएगा, अब आगे क्या है अपने पास प्राथमिक वाहितमल उपचार, द्वितीय वाहितमल उपचार। प्राथमिक वाहितमल उपचार में भौतिक विधि होती है और द्वितीय में जैविक विधि होती है। इसमें अपन क्या करते हैं, निस्यंदन एवं अवसादन के द्वारा जो भी बड़ी चीजें हैं उनको हटाया जाता है, ठीक है। अवसादन व निस्यंदन की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन द्वितीय वाहितमल उपचार में हम लोग वायवीय और अवायवीय इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया साधारण है और कम समय लगता है, और ये प्रक्रिया जटिल है और इसमें अधिक समय लगता है। रासायनिक उर्वरक और जैव उर्वरक। रासायनिक उर्वरक कैसे होते हैं, कारखानों में बनाए जाते हैं। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं। रासायनिक उर्वरक महंगे होते हैं, सस्ते होते हैं, ये अपने पास मृदा को बंजर बनाते हैं और ये मृदा को उर्वरकता को बढ़ाते हैं, गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला अंतर अपने से पूछा है प्लाज्मिड डीएनए, गुणसूत्रीय डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है बेटा, हमारे पास कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है, और ये काफी अपेक्षाकृत आकार में बड़ा होता है। प्लाज्मिड डीएनए वाहक के रूप में काम करता है, गुणसूत्रीय वाहक के रूप में काम नहीं लिया जाता। प्लाज्मिड डीएनए बेटा अतिरिक्त गुणसूत्रीय रचना है, लेकिन गुणसूत्रीय डीएनए मुख्य गुणसूत्रीय रचना है, ठीक है। आगे देखो बेटा, अगली परजीवी पादप, मृत परजीवी पादप। तो परजीवी पादप जो होते हैं ये जीवित पादप जो है, जीवित पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी पादप जो है मृत पादप या जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी आर्थिक रूप से हानिकारक होते हैं, ये लाभदायक होते हैं, ठीक है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, ये हमारे पास एक श्रृंखला होती है, ठीक है, इसमें जीवधारियों की संख्या सीमित होती है, लेकिन खाद्य जाल में जीवधारियों की संख्या असीमित होती है और ये बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं को मिला के बना होता है, ठीक है। इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है, लेकिन खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण अनेक दिशाओं में होता है, ठीक है, अनेक मार्गों से होता है। आगे अपने पास है बेटा जीव भार पिरामिड एवं जीन संख्या के पिरामिड। जीव भार पिरामिड क्या होते हैं कि किसी पारितंत्र में इकाई आयतन में उपस्थित सजीवों का शुष्क भार ही जीव भार कहलाता है। वही जीव संख्या क्या कहलाती है, इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर इकाई क्षेत्रफल में जीव या व्यक्तियों की संख्या जो होती है वो जीव संख्या का पिरामिड होता है। जीव भार में एकल वृक्ष के पारितंत्र के लिए यह पिरामिड उल्टा होता है, लेकिन जीव संख्या के वृक्ष के पारितंत्र के लिए यह पिरामिड सीधा होता है।
फिर अपने पास देखो बेटा अगला आता है अपने पास उत्पादक उपभोक्ता। उत्पादक क्या होते हैं, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना स्व बनाते हैं। उपभोक्ता परपोषी होते हैं या विषम पोषी होते हैं, जो दूसरे से खाना लेके आते हैं। अगला देखो बेटा, ये उत्पादक जो होते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, लेकिन उपभोक्ता के पास ये वाली क्षमता नहीं होती। ठीक है, आगे देखो बेटा, अगला आपने से पूछा है प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीय उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है कि उत्पादकों द्वारा सूर्य की प्रकाश या विकिरण ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थ के रूप में संग्रहित करने के दर को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीय उत्पादकता क्या होती है कि उत्पादक द्वारा उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा द्वितीय उत्पादकता कहलाती है। ये उपभोक्ता के स्तर पर हो रही है, ये उत्पादक के स्तर पर हो रही है। ठीक है, ये अपने पास अकार्बनिक तत्वों से कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण है और ये कार्बनिक पदार्थ से ही कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण है। ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब क्या है कि उनको उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखना, और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है, प्राकृतिक आवास से कहीं बाहर निर्मित परिवेशों में उनका संरक्षण करना। स्वस्थानीय इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है बेटा, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नेशनल पार्क हो गया। बाह्य स्थानीय में जीन बैंक हो गया, वनस्पतिक उद्यान हो गया। ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण होती हैं। ठीक है, ओके। तो इसके बाद बेटा इसी के साथ हमारे पास जितने भी अंतर थे, ठीक है, जितने भी अंतर थे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, खत्म होते हैं। तो इन अंतरों का स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट।